Welcome all the viewers and listeners to this lecture series. आप सबों का जो प्रश्न मेरे पास जमा है व्हाट्सएप पर, आज उसका जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं श्री सुरेश शर्मा जी का। इनका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद्वतापूर्ण है। प्रश्न पढ़ देते हैं। पहला प्रश्न इन्होंने लिखा है, ए डॉटर हु डाइड बिफोर 2004 and was married in 1948 would become co-partner, and her son and daughters would be entitled to ask for share in ancestral property of her father along with her brothers, whether yes or no। इसका जवाब तो मैंने व्हाट्सएप पर दे दिया था। उसका बाद उन्होंने फिर जवाब दिया, थैंक्स सर, लिव लॉन्ग एंड शेयर योर लॉन्ग एक्सपीरियंस विथ योर बिलवेड वंस। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, वेदर दी एडवोकेट कैन गिव एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। इसका भी व्हाट्सएप पर जवाब मैंने दे दिया था, एस। उसके बाद फिर प्रश्न है उनका, ए डॉटर मैरिड आफ्टर 1956 बट डाइड बिफोर 2004, वेदर हर सन ऑब्लिक डॉटर्स कैन आस्क फॉर शेयर इन द एंसेस्ट्रल इमूवेबल प्रॉपर्टी of her mother's father along with other men co-partners who are brothers of their mother। I failed to find help from amended Hindu Succession Act 2004। इसका मैंने जवाब दे दिया था कि सेक्शन 8 और 15 पढ़ें। उसके बाद फिर उन्होंने और भी कुछ लिख करके भेजा है वो, जिसके बाद उन्होंने फिर मैंने कहा था कि विनीता शर्मा का केस पढ़ें, तो विनीता शर्मा का केस पढ़ करके फिर उन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत कम हो जाता है शेयर, लड़कियों का 2005 के हिसाब से ज़्यादा होता है, पहले के हिसाब से कम होता है। तो देखिए, ये कानून की विसंगति भी कह सकते हैं, माना जा सकता है। लेकिन कैसे कैसे हिंदू लॉ में चेंज हुआ। जो वैदिक लॉ था, जो सनातन धर्म के हिसाब से हिंदू लॉ से, जिसको ओल्ड हिंदू लॉ कहते हैं, उसमें बदलाव अंग्रेजों के ज़माने से ही होते आ रहा है और धीरे धीरे करके बदलाव होते गया। लेकिन कभी हिंदू संगठन या समाज या किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा इस पर आवाज़ नहीं उठाया गया, इवन की आज़ादी के बाद भी। जबकि मुस्लिम लॉ में जरा सा भी कुछ सुधार की बात चलती है तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है और कोर्ट तक मामला चला जाता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट सबसे पहले बना, तो उस एक्ट को भी चैलेंज नहीं किया गया। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ तो उसको भी नहीं चैलेंज किया गया। इधर जो 4 का अमेंडमेंट आया, इसको भी चैलेंज नहीं किया गया। तो अगर शर्मा जी इससे एग्रीव्ड हैं तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। वकील का काम है कि कानून क्या कहता है और वो कानून का सही सही व्याख्या करना या बताना और उसके हिसाब से क्लाइंट का दावा करना। कम और बेस कानून में लिखा, अगर कम शेयर आपको मिलेगा तो कम ही मिलेगा, ज़्यादा कोई वकील दिला नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही काम है कि जो कानून है उसकी व्याख्या करना। अगर वो कानून संविधान के हिसाब से सही नहीं है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उसको निरस्त करने का अधिकार है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस संबंध में ये जटिल प्रश्न है। हिंदू सक्सेशन एक्ट से संबंधित कैसे शेयर निकाला जाता है, कितना लड़की का शेयर होगा, और नोशनल पार्टीशन क्या है, कब नोशनल पार्टीशन होगा, अब 2005 के बाद नोशनल पार्टीशन होगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्या है। और सवाल जो आप फ्रेम कर रहे हैं वो कल्पना से कर रहे हैं, तो सटीक जो वास्तविक घटनाक्रम है या किसी परिवार की जो वास्तविक स्थिति है उसका सही उदाहरण दे करके अगर आप प्रश्न करेंगे तो जवाब मिलेगा। वो भी ऐसे व्हाट्सएप कॉल से आप जो देते हैं या लिख करके शॉर्ट में देते हैं तो उसमें नहीं उतना पता चलता है। अगर हम ऐसे बताएंगे एक्सटेम्पोर अगर बोलते चले जाएंगे तो नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास अभी स्टूडियो की व्यवस्था नहीं है कि हम ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर लिख करके और आपको बता दें डायग्राम बना के, तब ज़्यादा समझ सकते हैं। इसके लिए शर्मा जी या और भी जो श्रोता सुन रहे हैं, हिंदू लॉ पर मेरा कई लेक्चर जुडिशियल एकेडमी में है। उसमें हमने दनम्मा केस, फूलावती केस और विनीता शर्मा केस सब बताया। चूँकि विनीता शर्मा केस लार्जर बेंच का है, लेटेस्ट है, 3 जज का फैसला है, इसलिए सबके ऊपर ही भारी है। हालांकि उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उसके कुछ अंश से हम सहमत नहीं हैं। और हमने जुडिशियल एकेडमी में पहले कहा था कि आप लोग अब तक के फूलावती केस को मानते आए हैं, उसी को फॉलो कीजिए, वो सही है। उसके पहले भी एक जजमेंट आ गया था जस्टिस RM लोढ़ा का, वो भी गलत जजमेंट था।
और ख़ास करके आपने पूछा है रेट्रोस्पेक्टिव है कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने से ही गड़बड़ा रहा है। कुछ जजमेंट में आ गया है जिसमें कि लोढ़ा साहब ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया ऐसा कि पार्टीशन सूट का फाइनल डिग्री बन गया और उसमें उन्होंने सुधार करवा दिया, जो हमारे समझ से गलत है। जो राइट क्रिएट हो गया वो राइट फिर एक्सटिंग्विश नहीं किया सकता है बाई सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन। तो ये अलग महत्व है, अलग प्रश्न है। तो आप अगर देखना चाहेंगे शर्मा जी तो जुडिशियल एकेडमी में मेरा सक्सेशन एक्ट के ऊपर लेक्चर 3-4 होगा। अगर मिल गया, अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, तो आप उससे जो चाहते हैं आपको प्रश्न का हल हो जाएगा। और नहीं तो हम इस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट पर कोशिश करेंगे कि अलग से लेक्चर दें और एक एक प्रॉब्लम को समझाएंगे, कैसे कोपासनी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है और कैसे सेपरेट प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, लड़की का शेयर कब होता है कब नहीं होता है, कब होगा तो कितना होगा, कब होगा तब कितना होगा, यानी कि कब उसका जन्म होगा कब मृत्यु होगा, जन्म से फर्क पड़ता है कि मृत्यु से फर्क पड़ता है, कि उसके बाप के जन्म और मृत्यु से फर्क पड़ता है। ये सब सारा प्रॉब्लम जो है सबको संविधान एक एक समाधान एक एक करके हम करेंगे, लेकिन वो लंबा लगेगा, वो लंबा लेक्चर होगा। आज का इस छोटा लेक्चर में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला प्रश्न आप ही का था, इसलिए हम रेफरेंस में कहा है। आप इंतज़ार कीजिएगा, हम उसका कोशिश करेंगे एक एक प्रश्न का डिटेल में जवाब देने का। और जब हम वो जवाब दे देंगे, वो लेक्चर मेरा आ जाएगा, तब उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो फिर प्रश्न कीजिएगा। इसके बाद का प्रश्न है गिरीश यादव का। ये कहाँ से लिखते हैं ये पता नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है, सर प्रणाम सर, खतियान के बायां साइड में रैयत का नाम और बहिस्सा बराबर दर्ज है, दाहिना में बकब्जे रैयत का नाम दर्ज है, कानून में उसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, रैयत का नाम जो होता है बाएं तरफ रहता है, तो जिसका नाम बाएं तरफ रैयत के कॉलम में है वही उस खतियानी जमीन का रैयत माना जाएगा। और जिसका नाम है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एक से ज़्यादा होगा तभी उसमें लिखा हुआ बहिस्सा बराबर, यानी जितने व्यक्ति का नाम है वो सभी का उसमें बराबर हिस्सा है। अगर मान लीजिए 5 आदमी है तो हर एक का 1/5 1/5, अगर 4 आदमी है तो 1/4, अगर 3 आदमी है तो 1/3, अगर 2 आदमी है तो आधा आधा, बहिस्से बराबर वाले सबका इक्वल शेयर है। अब रही बात दाहिने तरफ अगर कब्जा की बात लिखा हुआ है तो उसी में से जिस रैयत का 4 का 2 का 3 का एक साथ नाम लिखा हुआ है बाएं तरफ बकब्जे में, उसी में से किसी एक का अगर दाहिने तरफ बकब्जा लिखा हुआ है, किसी प्लॉट के आगे कब्जा में उस रैयत का नाम लिखा हुआ है, या 4 प्लॉट में अलग अलग चारों का लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि जिस समय सर्वे हुआ वो प्लॉट खास कब्जा दखल में उसी व्यक्ति के था। तो इसका 2 कारण हो सकता है, संयुक्त अवस्था में भी उसका जोत आबाद कर रहा था अलग से, तो अलग जोत आबाद का वो एक उदाहरण हो सकता है, या बंटवारा कर लिया था, खतियान संयुक्त बना था या उसमें संयुक्त हिस्सा था, प्रॉपर्टी संयुक्त था, लेकिन ये लोग मौखिक बंटवारा कर लिया, तो खतियान फाइनल होते होते उसने देखा कि इसका अलग जोत आबाद हो रहा है तो बकब्जे कर दिया। तो वो बंटवारा का सबूत भी कभी कभी माना जाता है कि वो बट गया है, उसका कब्जा अलग है। अगर जैसे 4 भाई है और चारों का बहिस्से बराबर लिखा हुआ है और चारों का अलग अलग प्लॉट पर लिखा हुआ है कब्जा, इसका माने सबका अलग अलग कब्जा था, बांट करके ये लोग जोताबाद कर रहा था। या अगर ऐसा केस बनता है कि बांट के नहीं जोताबाद कर रहा था तो सहूलियत के लिए जोताबाद कर रहा था, तो वो केस बनाने पर है इजमाल भी माना जाएगा, लेकिन कब्जा जोताबाद के लिए अलग था ये उससे प्रमाणित होता है। इसका मतलब यही है, इसका माने यही है। उसके बाद है सुरेंद्र एडवोकेट त्रिवेणीगंज का सवाल। इनका सवाल है, 4 जून 1960 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के द्वारा एक नोटिफिकेशन या आदेश जारी किया गया था। कौन सा आदेश था, क्या नोटिफिकेशन, इन्होंने नहीं लिखा। उसकी प्रमाणित प्रति आज मुझे मिल सकती है कि नहीं? हाँ, आपको प्रमाणित प्रतिलिपि मिल सकती है। आप नोटिफिकेशन का प्रमाणित प्रतिलिपि उसी विभाग से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मांग सकते हैं, और आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत भी मांग सकते हैं, या चिरकुट फाइल करके जो नकल लेने के लिए आवेदन होता है विभाग में दाखिल करके आप नकल ले सकते हैं। और अगर मिल सकती है तो कहाँ से तथा कैसे, तो ही 2 तरीका है। जिस विभाग से हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के द्वारा, अगर वो नोटिफिकेशन का नंबर आपके पास है तो आसान है, वो उसकी कॉपी
अंचल कार्यालय या डीएम कार्यालय या डीसीएलआर कार्यालय में भी उपलब्ध होगा, आप वहाँ से भी मांग सकते हैं। अगर वहाँ नहीं उपलब्ध है, पता नहीं चलता है, तब आप सचिवालय से ले सकते हैं या डायरेक्ट आप वहाँ से पत्राचार करके आरटीआई के तहत आप मांग सकते हैं उसका नकल। उसके बाद सवाल है, एक और सवाल था सर कि ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब यही है कि रहने का अधिकार, कब्जा का अधिकार, जिस जमीन पर जिस व्यक्ति को जोताबाद करने का अधिकार है और रहने का अधिकार है, उसको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बोलते हैं। और अगर कोई रैयत कोई जमीन को 12 साल से लगातार से जोत रहा है तो उसका अधिकार स्वयं सिद्ध हो जाता है कि 12 साल से जो रहा है तो वो ऑक्यूपेंसी। उसी तरह से अगर कोई अंडर रैयत है, बटेदार भी है, सिकवीदार भी है, तो उसको ऑक्यूपेंसी अंडर रैयत भी कहते हैं। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत माने मूल रैयत हुआ, और ऑक्यूपेंसी अंडर टेनेंट का मतलब हुआ अंडर रैयत यानी कि बटेदार या सिकमार। तो दोनों केस में अगर मूल रैयत जो है 12 साल से लगातार जोताबाद कर रहा है तो ऑक्यूपेंसी रैयत कहलाता है। अब छठा प्रश्न है रमेश तिवारी अरवल से, इन्होंने लिखा था होली के समय का लगता है। होली मुबारक सर, मेरा नाम रमेश तिवारी है, मैं अरवल जिला से हूँ, सूरत में प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे दादा के नाम पर खतियान है। मेरे पिताजी 4 भाई हैं, मेरे पिताजी के नाम पर रसीद कटता है। मेरे चाचा मेरे पिताजी के जमाबंदी से घटाकर अलग खुला लिया है, बिना दाखिल खारिज कराए जमाबंदी खुला है, 20 बरस हो गया है। मेरे पिताजी के बिना सहमति से जमाबंदी रद्द होगा कि नहीं। अब पहला प्रश्न जो है इसका जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आपके पिताजी 4 भाई थे, ठीक है, ये और आपका जो जमीन है आप कहते हैं कि दादा के नाम पर खतियान है, तो दादा के नाम पर खतियान है तो दादा मर गए तो उनके 4 लड़के हुए, यानी कि आपके पिताजी 4 भाई हैं तो चारों को उसमें बराबर हक वो हिस्सा हो गया। अब बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ ये आप जानिए। अगर अभी इजमाल है साथ में है तो चारों का उसमें बराबर बराबर हिस्सा है, यानी कि चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक हिस्सा है। अब कितना टोटल ज़मीन है, वो जितना ज़मीन उसको 4 भाग में बांट दीजिए। अगर कोई एक व्यक्ति के नाम से रसीद कट रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी के नाम से ही रसीद कट रहा है, तो पिताजी का नाम से रसीद कट रहा है। अब 20 साल पहले जमाबंदी बना गया, तो जमाबंदी बनाने का आधार क्या है और कैसे जमाबंदी बन गया, ये पता होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए, ये नहीं आप बताए हैं कि पिताजी के और चाचा के बीच में बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। तब दोनों मान के चलिए, अगर बंटवारा हो गया है तो बंटवारा में जितना जमीन है उसका 1/4 हिस्सा आपके पिताजी को मिला, बाकी 1/4 हिस्सा आपके तीनों चाचा को मिला, तो उस चाचा को अपना दाखिल खारिज कराने का अधिकार है, जमाबंदी खुलवाने का अधिकार है। वो बंटवारा के आधार पर खुलवाए या दाखिल खारिज करवाए, ये कैसे करवाए ये भी आप नहीं बता रहे हैं, तो वो सही है। अगर कोई बंटवारा नहीं हुआ, आपके पिताजी अभी जीवित हैं और उन्हीं के नाम से जमाबंदी थी और पिताजी के बिना सहमति और अनुमति के उसमें से एरिया घटा करके कोई नया जमाबंदी कायम हो गया है, तो जब आपके पिताजी अभी हैं तो आपके पिताजी को अधिकार है कि उस जमाबंदी को कैंसिल कराने के लिए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ म्यूटेशन एक्ट के धारा 9 में आवेदन दे सकते हैं। अगर पिताजी जीवित नहीं है तो उनके स्थान पर आप हो गए, तो आप भी उनका जमाबंदी में से जो हटा दिया गया है उसको आप रद्द कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये निर्भर करता है कि अभी पारिवारिक वस्तुस्थिति क्या है, अभी इजमाल है कि नहीं है, बंटवारा हो गया है तो कितना ज़मीन किनके कब्जा में है, और जिस ज़मीन का जमाबंदी उन्होंने बनाया वो ज़मीन किसके कब्जा में। ये सब बात जो है ये सब पेचीदा है जो आप पूरा लिखे नहीं हैं, इसलिए उस पर सही उत्तर नहीं मिलेगा। आप अपना वहाँ पर स्थानीय अधिवक्ता है उनको ये सब दिखाइए, लेकिन अगर गलत करा दिया है तो उसका उपाय यही है, पिताजी के नाम से आप बाद में लिखते हैं कि वीएसटी रिटर्न है और रेंट सूट का ऑर्डर बुक नकल है,
तब वेस्टिंग रिटर्न है तो और अच्छी बात है, उनके नाम से वेस्टिंग रिटर्न है तो अच्छी बात है। तो पिताजी का तो अकेले नाम, क्या कहना चाहते हैं, पिताजी के नाम से वेस्टिंग रिटर्न है तो उनका खास है, चाचा लोग का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा केस आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा आप कहते हैं कि रेंट सूट का ऑर्डर बुक है, नकल है, तो रेंट सूट जो जमींदार लोग मालगुजारी बकाया का करता था, तो जो रैयत हो गए जिनका नाम रहता था जमींदार के लग्गित में, यानी कि उसके यहाँ जो रजिस्टर 2 टाइप का रजिस्टर होता था, जमाबंदी रजिस्टर या लग्गित उसको बोलते, तो लग्गित में जिस रैयत का नाम रहता था उसी रैयत पर, अगर 4 भाई है तो उसी रैयत पर केस होता था, एक ही का जिसका नाम है, सब पर केस नहीं होता था। उसका मर्जी है, अगर देखा कि नहीं दे रहा है या चारों पर दबाव डालने के लिए तो चारों को पार्टी बनाता था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, एक ही रैयत जो मूल रैयत था जिसका नाम उसके रिकॉर्ड में पाया जाता था उसी पर केस करता था जमींदार। रेंट सूट, तो रेंट सूट था और रेंट सूट का ऑर्डर का नकल है, बुक का नकल है, तो उससे आपको इतना ही पता चलेगा कि आपके पिताजी रैयत थे और मालगुजारी नहीं दिए थे, इसलिए जमींदार ने उनके खिलाफ रेंट सूट लाया था। हाँ, अगर आपका ये कहते हैं कि मेरा ही ज़मीन है, माने आपके पिताजी का ज़मीन है, तो खास आपका इसमें चाचा का कोई हिस्सा नहीं है, तब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मेरे पिताजी का ही खास ज़मीन था, इसलिए ज़मींदार ने केवल उन्हीं के ऊपर केस किया था और बाद में उसका मालगुजारी चुकता उन्होंने ही किया था और ज़मींदार ने फिर रसीद काट दिया, इसलिए उनके नाम से रिटर्न जमाबंदी भी दिया है। तो ये खास ज़मीन का केस आप कर सकते हैं कि उन्हीं का है, चाचा का कोई हिस्सा नहीं। फिर आगे लिखते हैं, नकल है जिसमें मेरे पिताजी के नाम से नीलामी लिया है। अभी फिर गलत बात बोल रहे हैं, पिताजी के नाम से नीलामी कौन लिया है? अगर जमींदार ने मुकदमा किया, रेंट सूट किया, तो बाकी रहेगा तो आपका जमीन नीलाम करा गया, तो पिताजी नीलामी कैसे खरीदेंगे? तो ये विरोधाभासी बात बोल रहे हैं, या तो कागज आपके पास नहीं है या कागज जो है वो आप पढ़े तो समझे नहीं है, इसलिए जो भी कागज है वो आप अपने वकील से दिखा के बढ़िया से समझ लीजिए। अगर वहाँ नहीं समझ पाते हैं या वकील नहीं समझाता है तो आप कागज पत्र ले के मेरे पास आइएगा, तब हम आपको समझाएंगे या आपका आगे निराकरण करेंगे और राय देने का फीस लेंगे, तब आप बताएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला होने जा रहा है। सिंपल एक तो बात ऐसे ही जैसे कि हम जो सेवा रूप से कर रहे हैं, आप लोग को जवाब दे रहे हैं, प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उससे छोटा मोटा जो समस्या उसका समाधान हो रहा है या आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है उतना तक सही है, लेकिन ऐसा आधा अधूरा सवाल और उसका जवाब हम जो देंगे उस पर आपका समाधान नहीं होगा, आपको न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा, वकील के शरण में जाना पड़ेगा। अगर स्थानीय वकील वहाँ कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहाँ आइएगा तो निराकरण हम बताएंगे उसका। तो इसमें आप जो कहते हैं कि नीलामी लिया है, तो नीलामी का कागज क्या है वो देखना जरूरी है। अगर वो नीलामी जमीन करा के जमींदार ले लिया तो आपके पिताजी का खत्म हो गया राइट, और फिर वो जमींदार ने अगर आपके चाचा को बंदोबस्त कर दिया तो वो उसके आपके चाचा का चीज़ हो गया, या किसी गैर को बंदोबस्त कर दिया तो उसका हो गया। अगर जस्ट इसके उल्टा आपके चाचा के नाम से है या किसी गैर के नाम से ज़मीन है और ज़मींदार ने नीलाम कराया और आपके पिताजी ने नीलाम खरीदा, तो नीलामी खरीदारी का कागज अगर पिताजी के नाम से है, जिसको सेल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं उर्दू में बै सुल्तानी नीलाम प्रमाण पत्र, तो बै सुल्तानी या सेल सर्टिफिकेट अगर आपके पिताजी के नाम से बना तो वो आपके पिताजी का खास संपत्ति माना जाएगा। अब चाचा कहते हैं कि तुम्हारा पिता बांट कर दिया है, बंटवारा का प्रमाण नहीं दिखाते हैं, तो बंटवारा का प्रमाण नहीं है तो बंटवारा नहीं माना जाएगा, तो इसका माने है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम ज़मीन पर, तब तो टाइटिल करना पड़ेगा आपको, अगर उन्हीं का चाचा का कब्जा है तो कब्जा लेने के लिए टाइटिल करना पड़ेगा, तो जमाबंदी कैंसिलेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कब्जा है और सिर्फ जमाबंदी चाचा के नाम से है तो आप जमाबंदी कैंसिलेशन करा दीजिए, उससे काम हो जाएगा। और जमाबंदी कैंसिलेशन का दीजिएगा तो उसमें कलेक्टर को भी पावर है कब्जा दिलाने का, तो उसमें केस बनाना होगा कि जमाबंदी कैंसिल का आवेदन जब हम दिए हैं तब वो हमको बेकब्जा कर दिए, तब उनको कब्जा दिलाने का अधिकार है। तो ये आप समझ गए, इसलिए आपने लिखा है कृपया मार्गदर्शन करें, तो आप जरूर समझ गए होंगे कि आपका जो है विरोधाभासी है प्रश्न, और प्रश्न सही नहीं है और गड़बड़ गिचोड़ जिसको कहते हैं, आप पूरा पढ़े नहीं है या पढ़े तो समझे नहीं है और समझे तो सही से लिखे नहीं है। इसलिए आपको एक स्टैंड बनाना पड़ेगा कि वो ज़मीन आपका पिताजी का खास है कि इजमाल है,
दूसरा स्टैंड बनाना पड़ेगा, नीलाम पिताजी ने लिया था या पिताजी का जमीन नीलाम हो गया था। ये 2 स्टैंड बनाने के बाद आगे के कार्रवाई सही सही बताया जाएगा, तब हम सही मार्गदर्शन करेंगे। अभी की वस्तुस्थिति यही है, इसी के हिसाब से आप आगे काम कीजिएगा, नहीं तो आपको धोखा हो जाएगा और जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें आपको असफलता होगी। कृपया अपने स्थानीय अधिवक्ता से मिलें, उनसे सारा पेपर दिखाएं, उनका राय लें। अगर वो नई राय देते हैं सही या नहीं समझ में आता है आपको, तो हमसे भी एक बार बात करा दीजिए अधिवक्ता से, तो हम उनसे बात समझ लेंगे। वो अच्छी तरह हमको समझा देंगे तो हम आपको फ़ोन पर राय दे देंगे। वो राय दे देंगे, अगर वो पढ़ लेंगे आपके अधिवक्ता, पढ़ के हमको सवाल सही बता देंगे, फ़ोन से राय दे देंगे, तो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन मेरे पास आइएगा सब कागज़ पत्र लेके राय विचार करने के लिए, तो उसका शुल्क लगेगा, जो यहाँ पर चार्ज लगता है वो लगेगा। उसके बाद का प्रश्न है शिवम सत्यम। इन्होंने लिखा है, सर प्रणाम, कृपया निम्न विषयों पर अपने छात्र को मार्गदर्शन प्रदान करें। पहला प्रश्न है, रिविजनल सर्वे नॉट फाइनल के समय ज़्यादा रकबा में सिकमी रैयत दर्ज जमीन जिसका कोई अलॉटमेंट सेटलमेंट सरकार द्वारा नहीं किया गया। ये सब प्रश्न आप लोग कैसे बनाते हैं और भेग लिखते हैं। देखिए, रिविजनल सर्वे नॉट फाइनल, जो सर्वे नॉट फाइनल हुआ तो उसका कोई अहमियत नहीं है, उसके आगे कोई प्रश्न नहीं उठता है। दूसरा फिर लिखते हैं कि ज़्यादा रकबा में सिकमी रैयत दर्ज, इसका क्या मतलब? ज़्यादा रकबा में, किसके ज़्यादा रकबा में सिकमी रैयत दर्ज है जिसका कोई अलॉटमेंट सेटलमेंट सरकार, तो सिकमी ज़मीन का सरकार थोड़े से सेटलमेंट अलॉटमेंट करती है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तथा जिस पर सिकमी रैयत के वंशजों का अधिकार तक दखल नहीं है, तो नहीं है तो उससे क्या मूल रैयत के वंशज से उसकी उस संपूर्ण जमीन खरीदी की जा सकती? आप लोग प्रश्न ही नहीं ठीक से लिख पाते हैं, क्या पढ़ते हैं या क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं व्यक्त नहीं करते हैं, और इसको हमको अंदाज से समझना पड़ता है। अगर आपका प्रश्न करने का तात्पर्य ये है कि कोई ज़मीन सर्वे में फाइनल नहीं हुआ, रिविजनल सर्वे में, ठीक है, और वो ज़मीन पर सिकमी रैयत का नाम दर्ज है, तो वो ज़मीन में अगर बेचना चाहता है जिस रैयत के नाम से खतियान बना, नॉट फाइनल है, ठीक है, तो नॉट फाइनल है और उस रैयत का कब्जा है और वो रैयत बेचना चाहता है और सिकमी दर्ज है, तो वो रैयत बेच सकता है कि नहीं? तो उसको बेचने का अधिकार है, वो बेच सकता है। लेकिन आप अगर खरीदिएगा तो सिकमीदार को आप हटा नहीं सकते हैं, उस सिकमीदार भी जोताबाद करेगा, उस सिकमी राइट के साथ ही आपको खरीदना पड़ेगा। अगर सिकमीदार को बेकब्जा कर दिया है रैयत, तब आप खरीद सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, या केवल उस हिस्से की ही जिसके ऊपर सिकमी रैयत के वंशज बेदखल है, बस उसकी केवल उसी ही खरीद वैध होगी? तो दोनों बात आपको बता ही दिए। जो जमीन पर सिकमी रैयत अपना या उसका वंशज का कोई कब्जा नहीं, उसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, और जिस पर सिकमी रैयत का कब्जा है या उसके वंशज का कब्जा है, तो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको हटाने में आपको दिक्कत होगा। अगर वो 12 साल से ज़्यादा से कब्जा में है तो ऑक्यूपेंसी सिकमी रैयत होगा, तो उसको पटेदारी राइट उसमें हासिल हो गया, आप उसको हटा नहीं सकते। तो इसलिए आप उसी को जोतवाइए, और जैसे वो आधा जोत करके देता था वैसे जोतते रहेगा, लेकिन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइटिल ट्रांसफ़र होने में कोई दिक्कत नहीं। आप पहला रैयत के जगह पर आप रैयत हो जाएगा, और वो जो बटेदार है पहले रैयत का बटेदार था, अब खरीदारी के बाद आपका बटेदार हो जाएगा या सिकमीदार हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न फिर है, इनका प्रश्न एक और है शिवम सत्यम जी का, बिहार टेनेंसी एक्ट की धारा 48D में क्या रिविजनल नॉट फाइनल सर्वे के सिकमी रैयत के वंशों के नाम से भी क्या बीटी एक्ट में भी बिहार सरकार द्वारा सेटलमेंट किया जा सकता? आप गड़बड़ किचोर, आप विद्यार्थी बने हुए हैं हमारा, आप विद्यार्थी अपने आप बन गए हैं, हमको गुरु मान लिए हैं, लेकिन हमारा विद्यार्थी इतना कमज़ोर नहीं होता कि आप प्रश्न भी सही से नहीं कर सकते। 48D क्या चीज़ है, ये अलग एक अपने आप में प्रश्न है, पहले ही आप समझिए। 48D है जो रैयत होता है उसके अंतर्गत जो बटेदार होता है, यानी कि सिकमीदार, अंडर रैयत, वो अंडर रैयत को 48D के कानून के हिसाब से रैयत बनने का प्रावधान बनाया गया है, उसका शर्त रखा गया है। उस शर्त ये रखा गया है, पहले नहीं था, नया उसमें कानून बना है, 1992 में उसका नियमावली बनी है और इस कानून में संशोधन किया गया। 48D पहले से नहीं था,
बाद में अमेंडमेंट हुआ और उसकी नियमावली 1992 में बनी। तो उस नियमावली के हिसाब से एक फॉर्म होता है, उसी नियमावली में दिया हुआ है फॉर्म ग में भर करके एक आवेदन देना पड़ता है। वो सिकमीदार या जो बटेदार है वो आवेदन देगा अंचल अधिकारी को, और वो कहेगा कि हम इस जमीन के बटेदार हैं, इतना साल से जोत रहे या सिकमीदार हैं, अब हम इसका रैयत बनना चाहते हैं। उसके लिए सरकार ने निर्धारित शुल्क रखा है, वो निर्धारित शुल्क हम देने के लिए तैयार हैं। तो निर्धारित शुल्क क्या होता है? जो सालाना मालगुजारी लगता है उसका 24 गुना उसको देना पड़ेगा। तो अगर वो 24 गुना दे देगा, आवेदन देने के बाद अंचल अधिकारी उसकी प्रक्रिया अपना करके रैयत को नोटिस करके सुनवाई करके उसका इंस्पेक्शन करके कर्मचारी से रिपोर्ट ले करके उसको आदेश देंगे कि 24 गुना जो है 1 साल के अंतर्गत आप मूल रैयत को किस्त में या एक बार दे दीजिए। सालाना लगान का 24 गुना, जो इतना रकम, मान लिए कि 1 रुपया लगान सालाना लगता है, तो 24 रुपया देने पर उसका रैयती हो जाएगा। तो आपका टाइटल खत्म हो जाएगा, आप रैयत खत्म हो जाएगा, वही रैयत हो जाएगा। ये प्रावधान है। अब नॉट फाइनल है या फाइनल है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका इसमें कोई रेलिवेंसी नहीं है। अगर नॉट फाइनल नहीं है तो उसके बाद तो कोई खतियान बना नहीं है। तो जिस समय वो नॉट फाइनल हुआ उस समय से आज तक वही स्थिति चला रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, फिर आपने लिखा है कि बीटी एक्ट में ही बिहार सरकार द्वारा सेटलमेंट किया जा सकता है। जो भी सेटलमेंट भी करती है बीटी एक्ट के अंतर्गत भी होता है और अदर एक्ट में है, जिसके बारे में हम कई बार बताए हैं। अब बीटी एक्ट में सेटलमेंट करने का अधिकार है, सरकार कर सकती है, सरकारी भूमि है तो कर सकती है। उससे सिकमी से कोई मतलब नहीं है, और नॉट फाइनल से क्या मतलब। जो सरकार की जमीन, यानी कि जो सरकार में जमीन इन्वेस्ट कर गई है, उस सरकार उसको बंदोबस्त कर सकती है। लेकिन बंदोबस्ती का जो कानून है, चूंकि खेती की जमीन है तो बीटी एक्ट लागू होता है। तो बंदोबस्ती का कानून है सेटलमेंट माने लीज जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत होता है। तो सरकार जो बंदोबस्ती करेगी, अगर बंदोबस्ती का डॉक्यूमेंट जो लिखा जाएगा, जैसे जमींदार लिखता था हुकुमनामा, तो हुकुमनामा भी कहते थे, या पट्टा बंदोबस्ती भी कहते थे, या लीज डीड कहते हैं, तो या ठेका पट्टा भी कहते हैं। तो वो सरकार भी लिखेगी तो उसका कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत ही लिखा जाए। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही रसीद काट देती है, जमाबंदी खोल देती है, या लगान निर्धारण कर देती है और लगान ले लेती है, तो अपने आप में वो सेटलमेंट माना जाएगा। सरकार लगान ले लेती है और रैयत लगान दे देता है और सरकार रसीद दे देती है, तो इसको बंदोबस्ती ही माना जाएगा। तो ये जो है खेती के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो बंदोबस्ती बीटी एक्ट के तहत माना जाएगा, क्योंकि बंदोबस्ती के लिए कोई अलग से कागज नहीं लिखा गया, सिर्फ जमाबंदी ओपन कर दिया गया या लगान निर्धारण कर दिया गया और रेंट ले करके रेंट रसीद दे दिया गया, तो वो अपने आप बंदोबस्ती माना जाएगा बाई एक्ट ऑफ पार्टीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ बीटी एक्ट। तो यही रहा आज के सभी प्रश्नों का उत्तर, और मुख्य जो प्रश्न रहा श्री सुरेश शर्मा जी का, उस पर एक अलग व्याख्यान हम देंगे, उसमें और सा आपको मिलेगा। इस बीच में कुछ और भी प्रश्न आ गए हैं, यूट्यूब पर जमा हो गए हैं, तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, उसमें यूट्यूब प्रश्नों का सब हल करेंगे। और अगर संभव हुआ तो हिंदू सक्सेशन एक्ट पर अलग से एक लेक्चर कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हो जाएगा, अगर एक लेक्चर में होगा तो 2 लेक्चर उसका होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।